नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं रंजय कुमार। बिहार में चुनाव होना है और अब वहां से जो खबर आ रही है, चुनाव आयोग वहां पे स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से जो है वोटर लिस्ट को नया बनाया जा रहा है। आज से ठीक 22 साल पहले ये काम हुआ था, यानी कि 2003 में, और अब जाकर ये दोबारा काम हो रहा है, जबकि मात्र अब चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील नरेंद्र मिश्रा जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के साथ में पूरे बिहार की जनता का है, पूरे 140 करोड़ भारत देश की जनता का प्रश्न है। आज बिहार पे लागू है, कल किसी और राज्य पर भी लागू होगा। सवाल यह उठ रहा है कि जब नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का लोकसभा का जब चुनाव हुआ, तब ये चीज़ें क्यों नहीं अप्लाई की गई। दूसरी बात, सबसे बड़ा प्रश्न है, जो वोटर्स बिहार में चुनाव में वोट में डाले हैं, जैसा कि आर्टिकल 326 भी स्पष्ट कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर हो गया, भारत देश का नागरिक है, तो उसकी वोटर आईडीज में उसके नाम जुड़ेंगे और उसको जो इन्फ्रिजमेंट राइट्स है वो मिल जाएगा। पर एक तरफा आप जहाँ पर एक जगह पर जहाँ लोकसभा में उन्हीं वोटरों से आप खुद लोकसभा के लिए सीटों पर वोट में अपना मतदान लेते हैं, पर उसी के जस्ट अपोजिट में आप लोग देख रहे हैं कि विधानसभा के लेवल पर जब चुनाव की स्टार्टिंग हुई तो 2003 के साथ में कनेक्ट कर दिया, जिसमें यह बोला गया कि जिन व्यक्तियों का वोटर लिस्ट 2003 के लिस्ट में था, उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ फॉर्म और कुछ उसके साथ में जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा करना है। पर जिनका नहीं था, अर्थात 2003 के बाद, वो कोई डेट है 1 जुलाई शायद है, 1 जुलाई 2003 के बाद से जो डेटेज हैं, यदि उसके बाद से व्यक्ति वो एडल्ट हुआ है तो उसको वो अपने 2-3 डॉक्यूमेंट्स से, जन्म प्रमाण पत्र और उसके साथ में किस जगह में वो पैदा हुआ, स्थानीय प्रमाण पत्र दोनों देना पड़ेगा। पर इसके भी विपरीत एक बड़ी घटना और भी घट रही कि उसके बाद भी यदि लिस्ट में नहीं है, मतलब कुछ समय के बाद में, तो उसके अपने माता पिता की भी आईडी को उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। सवाल यह उठ रहा है, क्या भारत देश में, क्या इलेक्शन कमीशन को 2 तरह के इलेक्शन कमीशन बनना अनिवार्य है? क्या किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहा है? क्या इसके साथ में इतने कम समय में, जहाँ बिहार में कोसी रिवर को बिहार की शोक रिवर भी बोला जाता है, जहाँ पर कई महीनों तक खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंच पाती हैं, वहाँ किस प्रकार से लोग, किस प्रकार से जनता, जो 25 जुलाई तक की डेडलाइन का जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उतने कम समय में कैसे कर लेगा? जबकि 1 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी जो ऑब्जेक्शन वाली लिस्ट शुरू करेगा और 30 सितंबर को उसके बाद की लिस्ट जो होगी वो फाइनली पब्लिश करेगा, जिस पर वोट पड़ने वाली है। इतने कम समय में जब व्यक्ति, मान लीजिए किसी का कहीं पर वोटर लिस्ट में और भी नाम है, वहाँ उसको कटवा करके बिहार बस में अपना नाम रखना है, इतने कम समय में सारी चीज़ों को कैसे किया जाएगा? इन सारी डिस्क्रिपेंसीज के आधार पर लगभग 4.96 करोड़ के आसपास में जो वोटर हैं वो कहीं न कहीं पर प्रभावित हो रहे हैं। बिहार राज्य का पूरा चुनाव प्रभावित हो रहा है। यह कहीं न कहीं पर जो वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वह किसी पार्टी को जिताने के लिए, जैसा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि यह पार्टी को, जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, किसी स्पेशल पार्टी में ही खोल देने में अब कोई बुराई नहीं है, हम वहीं पर आकर के मिल लिया करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी जितनी चीज़ें होती हैं इस समय पर, जहाँ पर जिस स्टेट में चुनाव होता है, उस स्टेट की विभिन्न जो पार्टीज़ होती हैं, उन पार्टियों को बैठाया जाता है, साथ में बैठ के मीटिंग की जाती है। पर इस लेवल पर भारत देश में इमरजेंसी नहीं, ये तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारत देश में इमरजेंसी से भी बढ़कर लोगों के पूरे राइट्स का पूरी तरीके से हनन किया जा रहा है, जो कि चुनाव प्रभावित कर रहा है, जो कि व्यक्ति को 5 साल में एक बार मौका मिलता है जनता का चुनाव करने के लिए। ये सारी चीज़ों को लेकर के बहुत बड़े लेवल पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ में एक बड़ा प्रश्न है, जो कि पूरे देश की जनता को उसमें उठाना चाहिए और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसमें एक डायरेक्शन जारी करना चाहिए। सर, 90 के दौरान जो है कहा जाता था कि चुनाव में बूथ लूट होता था, तो क्या अब जो है विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है अब वोट लूटने की तैयारी चल रही है और इसमें जो है कहीं ना कहीं सांस्थानिक लूट जो है एक तरह से माध्यम बन रहा है? ये तो बिल्कुल ही सच है। जिस प्रकार से इस तरह से घटनाएं घट रही हैं 2003 के बाद, आप सारे लोग खुद बताइए कि जो जनता 2003 में जो जो बच्चा पैदा हुआ होगा, आज वो 22 साल का है, मान लीजिए उसके माता पिता यहाँ पर दिल्ली में आकर के कहीं झुग्गी झोपड़ी में रह करके मजदूरी कर रहे हैं। ज़्यादातर बिहार के लोग माइग्रेट ही हैं, इधर उधर बेचारे कहीं न कहीं पर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो उनका नाम यदि वहाँ से लिस्ट से हटा तो उनको अपडेट करने का टाइम देना चाहिए। अब उनका बर्थ सर्टिफिकेट, उनके साथ में उसका जो प्लेस ऑफ द बर्थ है,
यानी जो स्थान पर उनका जन्म हुआ है, वो सारी चीज़ों को लेकर के इतने कम समय में वो कैसे संभव ही नहीं है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन जो 2003 के पहले वाली वोटर लिस्ट, एक कॉमन वोटर लिस्ट है, जिनकी उम्र आज लगभग वर्तमान में मैं उम्मीद कर रहा हूँ 40 साल के ऊपर वाले जो लोग होंगे, सिर्फ उन्हीं को रख करके, यानी अर्थात आप समझ गए होंगे 40 से ऊपर से लेकर के अर्थात 80-90 तक की उम्र के जो लोग होंगे, उन्हीं के बीच का एक चुनाव करना चाह रहे हैं। जबकि 40 साल के नीचे वाले जितने लोग हैं, उनके आसपास के लोग हैं, या नए एडल्ट सीट जो आ रही है, उनका चुनाव वो नहीं कराना चाह रहे हैं, जो कि युवा बेरोजगार हैं, जो कि रोजगार को लेकर के पटना की सड़कों पर रोज़ धरने प्रदर्शन करते थे, जो कि वहाँ के बहुत सारे टीचरों के साथ में जेल गए थे, जो कि बिहार भारत देश की सबसे बड़ी क्रांति का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहा। 1857 का रिवोल्ट देखिए कि 1957 का रिवोल्ट देखिए, सॉरी 1947 के पहले के रिवोल्ट देखिए, ये सारी चीज़ों को आप लोग देखेंगे। इसलिए इन सारे जो युवा हैं, जो 40 साल के नीचे वाले लगभग युवा हैं, उनको वोटर लिस्ट से हटाने का एक रास्ता है, एक माध्यम है। पर मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 326 में स्पष्ट कहा गया है, जिसको लेकर के बिहार की जनता से मैं अनुरोध भी करूंगा कि वो लोग ज़रा भी चिंतित भी ना हो, हम आप सब आपके साथ में हैं। और उस आर्टिकल्स को मैं पढ़ना भी चाह रहा हूँ। 326 इज मेंशंस यस, इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल्स एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द स्टेट टू बी द बेसिस ऑफ द एडल्ट मतलब 18 साल के ऊपर वाला सफ्रेस, ये पहला शब्द बोला गया आर्टिकल 326 में। यहाँ पर तो एडल्ट को ही हटाया जा रहा है, पहला वायलेशन हो रहा है। सेकंड इज देयर, द इलेक्शन इज द हाउस ऑफ द स्टेट पीपल्स एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द adult suffrage, and that is to say every person who is the citizen of the India. It is not saying वो कहाँ रहता है, भारत देश का नागरिक होना चाहिए। इससे इम्पोर्टेंट है द फैक्टर, जो कि पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ कंप्लीट तरीके से वायलेशन कर रही है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंफ्रिजमेंट राइट्स जो पब्लिक का दिया है उसको वायलेशन कर रही है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, इसके साथ में आप 324 से लेकर के 329 तक में इलेक्शन की जो ड्यूटीज़ है उसका भी इलेक्शन कमीशन वायलेशन कर रही है, जिसमें मैंने 326 का स्पष्ट तरीके से आपके सामने मेंशन भी किया है। आर्टिकल 326 में स्पष्ट कहा गया, जो अगली लाइन से मैं आपके सामने मेंशन भी कर रहा हूँ, उसको आप भी समझ सकते हैं। इन दैट ऑन द बिहाफ ऑफ द अंडर ऑफ द लॉ मेड बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड, इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड। हु इज डिस्क्वालिफाइड? 18 ईयर्स के जो ऊपर वाला होगा उसको आप डिस्क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है इस पास। फिर उसके बाद कहता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ मेड बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन रेजिडेंस, यदि मेरा घर नहीं है उसके आधार पर भी नहीं कहेंगे। दूसरा, अनसाउंड माइंड हूँ, अर्थात जिसको पागल वगैरह कहते हैं, अनसाउंड माइंड हूँ उसको भी नहीं कर सकते। क्रिमिनल हूँ मैं, उसमें भी नहीं कर सकते। करप्ट आर इनलीगल प्रैक्टिस, अर्थात मैं करप्टेड हूँ, इनलीगल मतलब कुछ गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व हूँ। सेल बी इंटाइटल टू रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ द इंडिया, इट इज सच अ फैक्टर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो ये सारे फैक्टर हैं, अब आप खुद पढ़ के बता दिया, मैंने आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। ये बिहार के जनता नहीं, पूरे देश की जनता को यह पूरा मैसेज है आर्टिकल 326 कि इस तरह से यदि कोई सरकार करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, तो उसके खिलाफ में पूरी तरीके से सजग हैं, तैयार हैं। और यह भी बोलना चाहते हैं कि जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है। और यदि आवश्यकता थोड़ा सा इससे ज़्यादा बढ़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश की जनता के साथ में, बिहार के जनमानस के साथ में, बिहार की जनता के जो राइट्स हैं उसके लिए हम पूरे देश के लिए खड़े हैं हम लोग और लड़ेंगे। और आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि बिहार की जनता को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग इलेक्शन कमीशन के सामने प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं और अभी आगे भी करेंगे, पर सुप्रीम कोर्ट के लिए भी हम लोग खड़े हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि आपने भी कई बार ये खबरें सुनी होंगी कि बहुत सारी केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं और उन केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए भारतीय नागरिकों को जो है आधार से लिंक होना पड़ता है कि आधार से आप लिंक करवा लो, पैन कार्ड करवा लो, बैंक अकाउंट करवा लो। लेकिन बिहार के चुनाव में देखा जा रहा है कि आधार को जो है, जिस पे न जाने हज़ारों करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, उसको ही नहीं माना जा रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें इलेक्शन कमीशन की प्रतिक्रिया ज़रूर आनी चाहिए। और भारत देश में जो उन्होंने 11 तरह के प्रमाण पत्र जारी किए हैं कि 11 तरह के प्रमाण पत्र को इसमें लिस्ट किया जाएगा, उसमें
ये सूचियाँ भी मैं आपको एक जस्ट मिनट, हाँ ये इन्होंने दिया है, उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। जो मांगा जा रहा है इसके आधार पर वहाँ के वोटर हैं कि नहीं ये सत्यापित करेगा। भारत देश का नागरिक हूँ मैं, भारत देश में जन्म लिया, पैदा हुआ, यह सत्यापित करने के लिए पर्याप्त नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने 11 चीज़ों को बोला हुआ है। जन्म प्रमाण पत्र, बॉर्न सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। भाई दबे मैंने मान लीजिए 2000 बहुत पहले का मेरा है, नहीं मिल रहा है तो मैं वोट नहीं डाल पाऊंगा, अपडेट नहीं हो पाएगा। वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, एनआरसी का, एनआरसी में नाम होना चाहिए, परिवार रजिस्टर होना चाहिए। परिवार रजिस्टर का मतलब जो फैमिली राशन कार्ड वगैरह होता है, जमीन आवास बंटन पत्र, ये सब चीज़ों को दिखा करके, कागजी कार्रवाई को दिखा करके हम उस सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट में अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। हमारा ये सारा का सारा जितने भी इन्होंने लिस्ट दिया है, सरकार के बैंक, पोस्ट ऑफिस, चुनाव आयोग के मुताबिक लिस्ट नहीं होगी तो इनके पास यह भी इन्होंने लिखा है, चुनाव आयोग के मुताबिक ये लिस्ट पूरी नहीं होगी, दस्तावेजों को मान्यता नहीं दी जा सकती है। ये कर दें ज़रा, आप करिए तो। इलेक्शन कमीशन को मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये जितनी चीज़ें दी हैं बाय द वे मेरे पास आज नहीं है, इलेक्शन कमीशन करे। हम आपके माध्यम से श्योर कर रहा हूँ बिहार की जनता को, भारत देश की किसी भी जनता को जो बिहार का नागरिक है और बाय द वे माइग्रेट होकर के दिल्ली में रह रहा है या फिर मध्य प्रदेश में हमारे स्टेट में रह रहा है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा स्टेट है वहाँ रह रहा है, किसी भी जगह पर वो रह रहा है, तो उसके राइट्स का, वोटर ID कार्ड का जो राइट्स है उसको ये ज़रा भी नहीं हिला सकते। इनको जो करना है आप लोग भी इनके जवाब दीजिए। हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार हैं, आप लोग बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये लिस्ट में जो उन्होंने लास्ट लाइन लिखा है कि इलेक्शन कमीशन के पास राइट्स होगा, इलेक्शन कमीशन सिर्फ इतना ही कर सकता है कि आप 2 जगह की वोटर लिस्ट पर हैं बाय द वे, तो आपको वहाँ पर एश्योरेंस देना पड़ता है कि आप यहाँ रहना चाहते हैं या यहाँ रहना चाहते हैं। इस आधार पर वो कुछ सोच सकते हैं, पर ये ना डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप कैसे कर सकते हो, ये तो संभव ही नहीं। हमारे माता पिता मान लीजिए रीवा में है, मध्य प्रदेश में है, तो ऐसा थोड़ी कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम काट दोगे, हमारा तो सारा वहाँ का बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस आधार पर जो भी इलेक्शन कमीशन ने इस प्रकार की गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें से आपको पता है कि उन्होंने बोला है कि 1 जुलाई तक से घर घर जा कर के 25 जुलाई तक लास्ट डेट जो अपडेट करने वाला है। इसके साथ में 1 अगस्त से लेकर के जो वोटर लिस्ट पब्लिश होनी है उसमें जो 30 सितंबर तक का पब्लिकेशन का टाइम दिया गया, जिसमें ऑब्जेक्शन जिसको वोटर लिस्ट में है वो करने का। ये सब पूरी तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। आप 25 साल 22 साल बाद किसी व्यक्ति के इन्फ्रिंजमेंट राइट्स को नहीं वॉलेट कर सकते। फिर यदि आपको करना ही था तो आपने लोकसभा में भी इसको क्यों नहीं किया, यह बहुत बड़ा सवाल है। बस सर एक आखिरी सवाल और कमेंट लेना चाहूँगा आपसे। बस एज ए सिटीज़न, एज ए वकील आप चुनाव आयोग को देख रहे हैं, चुनाव आयोग की अपनी एक साख रही है, पिछले 75 सालों के दौरान काम किया है। आप एज ए वकील, एज ए सिटीज़न, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग अब वैस्ड होकर काम कर रहा है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम कर रहा है, कुछ ऐसा आपको लगता है? आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी भी हमारे जितने भी EVM से रिलेटेड जितने भी केसेस रहे उसका जवाब नहीं दिया है। चाहे वो हरियाणा के चुनाव को लेकर के हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी किया, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के है जिसको विपक्ष ने अभी उठाया हुआ है कि कैसे पूरी लिस्ट एकाएक कुछ ही दिनों पर एडल्ट हो जाती है, एडल्टों की लिस्ट कैसे 12%, 15%, 10% तक बढ़ जाती है, उसका आज तक कोई जवाब नहीं। लगभग 75 लाख वोटर बढ़ गए, उसका आज तक कोई जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें भी कोई जवाब वो नहीं दे पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट जारी करके इलेक्शन नाम मात्र का कंडक्ट कराता है। सर्टिफिकेट में नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का, MLAs का, कैसे कंसर्न पार्टीज़ को जिससे उसका टैग्ड है उसको कैसे बेनिफिट्स दिया जाए, उसको लेकर के वो काम कर रहा है। ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। जैसा कि वहाँ की लोकल जनता और जो वहाँ के MPs MLAs हैं कह भी रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई भगवान नहीं हो गया है, यदि आवश्यकता पड़ी तो जनता जो है तो ज़मीन से लड़ेगी और इलेक्शन कमीशन के पास तक इन सारी चीज़ों पर मॉडिफिकेशन करवाएगी और लड़ करके चुनाव को जीतेगी। मुझे बिहार की जनता से इस प्रकार से काफ़ी बड़े लेवल पर उम्मीद भी है कि वो अपने राइट्स को पूरा सेव करेंगे, सिक्योर करेंगे। सर आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा जी, और खुद कानूनी मामलों के जानकार हैं। और जिस प्रकार से अब बिहार के चुनाव को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है, एक तरफ तो भारत सरकार जो है वोटिंग के मतदान प्रतिशत को बढ़ाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे कागज़ मांगे जा रहे हैं जो कि लगभग न जाने कितने करोड़ लोगों के पास नहीं है। बहुत सारी लोगों को समस्या आ रही है और लगभग 22 साल बाद ये काम किया जा रहा है बिहार के चुनाव में। और 1 साल पहले वहाँ जो है लोकसभा
लोकसभा चुनाव हुए थे तब जो है इस तरह की कोई बात नहीं हुई, लेकिन अचानक से ठीक कुछ महीनों पहले स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू को लेकर अब राजनीति इस पर गर्माती जा रही है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।